जी अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है जी आप लोगों को? ठीक है जी, चलें गुड। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे सब लोग। और चलें जी, 40 पीपल आर देयर, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ समझ ना आई हो, पूछना चाहे कोई? चलें, टिल यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी एट द एंड ऑफ द सेशन कि आप क्वेश्चन वगैरह कल से रिलेटेड भी और आज से रिलेटेड भी कर सकें, क्योंकि दोनों लेक्चर्स जो हैं वो इंटरलिंक हैं। आपका कल का लेक्चर और आज का लेक्चर दोनों मिलके हम फिस्कल पॉलिसी को कवर कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा कि हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड वो हमने देखे, और हमने देखा कि फिस्कल पॉलिसी क्या है। फिस्कल पॉलिसी जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन के साथ प्ले आउट करते हुए इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, इकोनॉमी को मैनेज करने की कोशिश करती है, तो उसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। फिस्कल पॉलिसी आपकी दो तरह की है, एक्सपेंशनरी है और कॉन्ट्रैक्शनरी है। इसको एक्सपेंशनरी को आप लूज फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हैं, कि आप इकोनॉमी को ग्रो करने दें। ठीक है, इसके लिए आप टैक्सेस को कम कर देते हैं, स्पेंडिंग को बढ़ा देते हैं। स्पेंडिंग के बारे में मैंने एक बात बताई थी कि जब इकोनॉमी में पैसा आता है, इकोनॉमी में स्पेंडिंग आती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होती है। ठीक है। दूसरी जो टाइट फिस्कल पॉलिसी है, जिसको कॉन्ट्रैक्शनरी भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट टैक्सेस को बढ़ा देती है और स्पेंडिंग को कम कर देती है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को थोड़ा सा स्लो डाउन करे। इकोनॉमिक बेसिक मकसद उसका ये होता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई होती है, पैसा बहुत ज़्यादा चला गया होता है मार्केट में, और इन्फ्लेशन हो रही होती है, तो गवर्नमेंट थोड़ी सी खुद जानबूझकर रिसेशन इंड्यूस करती है। रिसेशन इंड्यूस करने का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करने की कोशिश करती है। तो विद दिस बैकग्राउंड इन माइंड, साउंड का बताएं जी। साउंड का बाकी लोगों को तो नहीं इशू आ रहा? इतनी अच्छी नहीं आ रही? चले, ये जो मेरी इस तरह से जो है ना ठीक आती होती, अब ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका जो है ना स्पीकर मेरे फेस से दूर हो जाता है, तो वो उसका मसला आता है, तो अब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब इसको करते हैं जी, आगे चलते हैं। चलें, गुड, क्लियर हो गई है साउंड। स्लाइड्स में शेयर करता हूँ आपके साथ, एक दफ़ा दोबारा क्विकली देख लेते हैं। ये हमने देखा कि फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, इसको समझा हमने, इस चार्ट को, इसको भी हमने देखा। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ली इकोनॉमी की, इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस किया। क्यों डिस्कस किया? ताकि पता चले कि क्या बैकग्राउंड था जब वो फिस्कल पॉलिसी बनाई गई 2021 और 22 की। बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन किया कि बूम होता है, नीचे आए तो रिसेशन, डिप्रेशन और फिर रिकवरी, तो इकोनॉमी ऐसे मूव करती रहती है तमाम मुल्कों की। एग्रीगेट डिमांड का देखा कि सारे लोगों की डिमांड को, गुड्स और सर्विसेज के लिए डिमांड को अगर इकट्ठा किया जाए तो उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। इसको नेशनल, इट इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम। और ये एक बड़ा अहम मेजर है कि हम जब स्पेंडिंग करते हैं तो लोगों की, जब हमने कहना होता है कि हम कहें कि हम गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग की, तो गणेश की डिमांड बढ़ गई, उस्मान की, उमर की बढ़ गई, एक एक बंदे की बताने की बजाय हम एक कलेक्टिव टर्म बोलते हैं कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक टर्म यूज की जाती है। फिस्कल पॉलिसी को देख लिया था, ऑब्जेक्टिव्स देख लिए थे, लिमिटेशंस देख ली थी, टाइप्स, टूल्स, थोड़ा सा मैंने स्लाइड्स को किया था, सेट किया था, चेंजेस थोड़ी बहुत उसमें की थी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखें, एरो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, यानी दोनों किस्म के काम किए जा सकते हैं टूल से। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है, और एक्सपेंशनरी में ये चीज़ें होंगी, स्टेप्स ये होंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी में ये होंगे, और इस स्लाइड पे हम आ गए थे। ठीक है, तो हमारा एक क्विक रिव्यू भी हो गया और हम अपने आज की डिस्कशन पे आ गए। अच्छा, फिस्कल पॉलिसी के टूल्स से आगे हम निकलते हैं कि हमारे पास पब्लिक रेवेन्यू है जो कि टैक्सेस की फॉर्म में है मेनली, और पब्लिक एक्सपेंडिचर है। ठीक है,
अच्छा, अब देखें, इससे पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक वो जो होता है डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि आप लोगों ने ऐसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना कि ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आप कोई बहुत बड़े मौशी अमूर के माहिर बन जाएं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट बन जाएं। आपको जितनी समझ आए, जितनी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो ठीक है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली तो ये चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स उस तरह से आनी नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को समझें, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। अदरवाइज तो देखें ना, इन इन सेक्टर्स में, इन चीज़ों में पूरी पूरी 2-2 साल की डिग्री होती है। आपका पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स होता है, आपका ये इसमें इकोनॉमिक्स में एमएससी है, पूरी पूरी डिग्री है, 2-2 साल वो यही चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। तो मेरी भी यही कोशिश होगी कि एक लेक्चर में जितना ज़्यादा मैं आपको समझा सकूँ आप उसको समझें, एब्जॉर्ब करें। और थोड़ा सा इन चीज़ों को आप कॉम्प्लीमेंट ऐसे कीजिएगा कि जिन लोगों का बिल्कुल ही बैकग्राउंड नहीं है, मतलब जो लॉ वाले हैं, तो उन्होंने तो शायद ये चीज़ें कभी भी ना पढ़ी। इसको सुने, थोड़ा सा इन चीज़ों को इंटरनेट से, गूगल से, यूट्यूब से सप्लीमेंट करें, थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग और इन्हांस हो जाएगी। मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा अभी, लेकिन वो इन्हांस करने के लिए थोड़ा सा लेवल आपका, कोई आपका दोस्त है एमएससी इकोनॉमिक्स है, या कोई एमबीए है, बैंकर है, उससे कोई पूछ लिया कि यार ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, इसको ज़रा मुझे सादा अल्फाज में समझा दो। तो इस तरह से आपकी बेहतर हो जाएगी। एक दिन में जो है ना सारा वो काम होगा नहीं, तो आपने इसको जितना एब्जॉर्ब हो सके मैक्सिमम एब्जॉर्ब करना है। बाकी इंशाल्लाह आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेहतर हो जाएगी। ठीक है। अब फिजिकल पॉलिसी में मैंने बताया था कि एक रेवेन्यू वाला टूल है, टैक्स वाला, एक एक्सपेंडिचर वाला। अब इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं। रेवेन्यू में एक रेवेन्यू, अगर टैक्सेस की बात करें तो इसमें रेवेन्यू रिसीट्स आ जाती हैं और कैपिटल रिसीट्स आ जाती हैं। अच्छा, ये अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, जिस चीज़ के साथ रेवेन्यू लिखा हो वो उसका इम्पैक्ट ज़रा विद इन 1 ईयर होता है, शॉर्ट टर्म से इम्पैक्ट होता है। और कैपिटल जिसके साथ लिखा हो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। हमारे अकाउंटिंग में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। मतलब अगर कोई हम मशीनरी खरीद लें जिसने 10 साल चलना है, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म है, उसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म है। अगर हमने कोई किसी एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म है। ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट 1 साल के अंदर अंदर तक होता है। तो इस चीज़ को ऐसे अंडरस्टैंड करें कि अब जो चीज़ हमें रेवेन्यू रिसीट में आ रही है वो एक शॉर्ट टर्म किस्म की चीज़ है, जो कैपिटल में आ रही है वो ज़रा लॉन्ग टर्म किस्म की चीज़ है। ठीक है। अच्छा, अभी हम इनको आगे भी डिटेल में देखेंगे पब्लिक साइड पे। अच्छा, फर्दर अगर रेवेन्यू रिसीट्स में देखें तो टैक्सेस भी आ जाते हैं, टैक्स टैक्स रेवेन्यू आ जाती है और नॉन टैक्स रेवेन्यू आ जाती है। टैक्स रेवेन्यू तो आपको पता है कि इनकम टैक्स लगा दिया, सेल्स टैक्स लगा दिया, एफईटी लगा दी। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें आ जाते हैं। जो कि फर्दर पिक्चर में भी वाजह है कि टैक्स में फर्दर डायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएंगे। डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं कि जो डायरेक्टली इनकम पे चार्ज होते हैं, मतलब उसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही शख्स पे होता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से लिए जाते हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स है, वो पे कोई और कर रहा होता है, पे हमें जमा हमें दुकानदार करवा रहा होता है, लेकिन किसकी जेब से जा रहा होता है, वो कंज्यूमर की जेब से जा रहा होता है। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली एक तरह से आपसे लिया जाता है। सेल्स टैक्स आपने कभी जमा करवाया डायरेक्ट हुकूमत को? किसी ने नहीं करवाया। वो रिटेलर्स करवाते हैं, कंपनीज करवाती हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी जेबों से निकलता है, लेकिन जमा उसको कोई और करवा रहा है। तो एक इनडायरेक्ट तरीका है टैक्स लेने का, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। और सेल्स टैक्स है, एफईडी है, कस्टम ड्यूटीज़ हैं। और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो डायरेक्टली जो इनकम टैक्स लग जाता है, वो तो आप रिटर्न भरते हैं तो फिर आप देते हैं। और भी होते हैं कंपनीज के वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, उस पर जो लगते हैं, पेमेंट्स होती हैं। तो खैर उनमें आप ना जाएं। ये साइड होगी हमारी रेवेन्यू वाली। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसीट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मतलब साल साल के अंदर अंदर जिनका इम्पैक्ट हो, कैपिटल लॉन्ग टर्म थोड़ी सी। रेवेन्यू में टैक्स, नॉन टैक्स आ गया, और टैक्स में फर्दर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। अच्छा, अब नॉन टैक्स आप सोच सकते हैं कि ये नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है। नॉन टैक्स रेवेन्यू ये है जो टैक्स से हटकर है लेकिन हमारी रेवेन्यू है। जैसा कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट 3G 4G लाइसेंसेस की इसकी वो करती है, ऑक्शन करती है। इतने अरब आ गया, इससे 1.5 अरब आ गया, 2 अरब आ गया। तो ये ऑक्शन जब करती है 3G लाइसेंस की, 4G लाइसेंस की, गवर्नमेंट का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो प्रॉफिट है वो हो जाता है इसमें।
और बाकी मोबाइल हैंडसेट्स पे जो लेवीज लगाते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। मतलब ये डायरेक्टली टैक्सेस नहीं है, ये डिफरेंट हेड्स बनाए हुए हैं, इनके ज़रिए भी गवर्नमेंट को आमदनी आती है, ठीक है। तो 3G 4G लाइसेंस वाली मिसाल ध्यान में रख लें। स्टेट बैंक ऑफ का प्रॉफिट की, स्टेट बैंक भी गवर्नमेंट का इदारा है ना, स्टेट बैंक के प्रॉफिट को जहन में रख लें, तो इस तरह से भी गवर्नमेंट को आमदनी आ रही होती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर की साइड पर जाएं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, वो मैंने बता दिया। कुछ लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है, कुछ शॉर्ट टर्म है। अच्छा, कैपिटल रिसीट्स मैंने बता दिया, आगे और भी उस पर डिस्कशन आ जाएगी। मेजर फिस्कल इंडिकेटर्स अब आपके ये जरा एक्सप्लेन करने लगे हैं उनको। रेवेन्यूज आ गई, टैक्स रेवेन्यूज, एफबीआर के टैक्सेस आ गए, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, करंट। अच्छा, एक्सपेंडिचर की को भी दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, दो टाइप्स में। एक करंट एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसा कि आपकी सैलरीज हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, पेंशन पेमेंट्स हैं, सब्सिडीज हैं, डेट रीपेमेंट्स हैं। डेट रीपेमेंट्स जो कर्जे लिए हैं उन पर जो सूद देना है, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो। और जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन के अखराजात हैं, मतलब गवर्नमेंट का देखिए इतना बड़ा सेटअप है, और उस सारे सेटअप को चलाने के लिए जो अखराजात हैं, सैलरीज, पेंशन्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सब्सिडीज, डेट रीपेमेंट्स, ये सारा कुछ करंट एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। और इनकी नेचर से ही आपको पता समझ आ जाएगा कि ये इनको कम नहीं किया जा सकता, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इन्होंने हर साल बढ़ना ही बढ़ना है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो हैं जो डेवलपमेंट के लिए किए जाते हैं, जैसा कि इन इनसे हम डेवलपमेंट के काम करते हैं। हमने कोई रोड्स बनानी है, डैम्स बनाने हैं, कोई प्रोजेक्ट्स नए स्टार्ट करने हैं, ठीक है। जिन चीज़ों से डेवलपमेंट होगी, तो ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। अब हम लोग, पाकिस्तान इतने वो फिजिकल क्रंच का शिकार रहता है पाकिस्तान कि उसके पास करंट, उसका सारा खर्चा करंट में ही हो जाता है। डेवलपमेंट के लिए बहुत थोड़ा सा बजट बच पाता है हमारे पास। अभी आपको आइडिया होगा कि कितने पैसे हम डेवलपमेंट को देते हैं और कितने हमारे करंट में निकल जाते हैं। आपका 30 से 35% तो डेट रिपेमेंट्स में निकल जाता है, ठीक है, विच इज़ अ बिग अमाउंट। जो बजट आपका बना उसका 30%, यानी कि 100 रुपये अगर आपके पास है, तो 30-35 रुपये आपका डेट रिपेमेंट्स, डेट सर्विसिंग कॉस्ट भी कहते हैं इसको, ये ले उड़ता है, ठीक है, सू इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं। बाकी भी चीज़ें आपके पास बचती हैं, फिर 15-20% आपका, आई थिंक 15, रफली बता रहा हूँ। चलो परसेंटेजेस देख लेते हैं आगे। प्रॉफिट ऑन डेबिट, प्रॉफिट ऑन डेबिट नहीं, हाउ स्टेट बैंक जनरेट रेवेन्यू। हाँ, स्टेट बैंक जो है ना वो खुद भी लेंडिंग करता है, वो बैंकों को लेंडिंग करता है, वहां से उसकी रेवेन्यू आती है। और फिर स्टेट बैंक पेनल्टीज लगाता है, बैंकों का रेगुलेटर है, फिर लाइसेंसेस इशू करता है नए बैंकों को। तो काफ़ी सारा इसका निज़ाम चलता रहता है। टी बिल्स हैं, ठीक है, तो वो काफ़ी काफ़ी सारा उसका प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा। अच्छा, ये थोड़ी सी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपके। जो 2021 से 22 तक का बजट था, वो 8.49 ट्रिलियन का बजट था। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन आ गए, और 1 बिलियन में 1000 मिलियन आ गए। ये जो नए लोग हैं फाइनेंस का, जिनसे अभी अभी तारुफ हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस 8.49 को ज़रब दे दें आप 1000 से, तो 8490 बन जाएगा। तो ये आपका बजट है, 8490 अरब, बिलियन, ठीक है। तो उसमें आपकी ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स जो हैं वो 7.9 ट्रिलियन है, जिसमें से टैक्स के ज़रिए से 5.8 आएंगी, और नॉन टैक्स के ज़रिए से 2.1 आएंगी। तो टोटल मिलके वो 7.9 ट्रिलियन बनेगा। फर्दर टैक्स में अगर आप देखें तो एफबीआर के टैक्सेस 5.83, अदर टैक्सेस 0.5, एफबीआर में डायरेक्ट टैक्सेस 2.2, और इनडायरेक्ट टैक्सेस 3.6। यानी देखें हमारे टैक्स का जो पाई चार्ट है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस से। यही तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि डायरेक्ट टैक्सेस लगने चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं लगने चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट हर खासो आम को मुतासिर करता है, गरीब बंदे को भी। फल फरोश है, कोई फ्रूट सेलर है, ग्रोसरर है, तो उसको भी जो है ना वो आप टैक्स लगा रहे होते हैं, जबकि सब पे क्या पता उसकी इनकम ही ना इतनी हो कि वो टैक्स जमा करवाए। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स एक दफ़ा सब्सिडी टैक्स ले लेता है, इस वजह से वो क्रिटिसिज्म में आता है, ठीक है। मजीद इसको आगे समझते हैं जी, आगे भी हैं चीज़ें।
अच्छा, ये अगर आप देखें, एक ग्लैंस देखें बजट 2021 से 22 की, अमाउंट जो है वो बिलियंस में है। ठीक है, ये भी लिखा है रुपीज इन बिलियन। सबसे पहले अगर ये आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है, ये जो मेन चीज़ है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बजट की, ये आपको समझ आनी चाहिए। ऐसे ये ना करिएगा कि आप इसके बगैर भी कहीं गुजारा हो जाए, इतनी आपको समझ आनी चाहिए। बाकी फिर आगे जो इसकी निटी ग्रिटी है वो चाहे ना भी हो तो मसला हल हो जाएगा। टैक्स रेवेन्यू सबसे पहले आपकी आ रही है 5,829 अरब रुपए। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने, अच्छा बजट देखें, हम बजट साल शुरू होने से पहले बनाया जाता है। ठीक है, बजट में ये फिस्कल पॉलिसी है हमारी, बजट है। फिस्कल पॉलिसी को एक अगर पेपर की शक्ल में लेके आए तो वो बजट कहलाता है। तो फिस्कल पॉलिसी जब हमने बनाई तो हमने कहा कि टैक्सेस की मद में हमारे पास 5,829 अरब आ जाएंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू में हमने कहा कि हमारे पास 2,080 अरब आ जाएंगे। उसमें मैंने बताया 3G 4G लाइसेंस, स्टेट बैंक का प्रॉफिट, मोबाइल सेट लेवीज, और काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं उसमें। इन दोनों को टोटल किया, 5,829 को और 2,080 को, तो टोटल बन गया 7,909। अब होता यह है कि NFC अवार्ड है, नेशनल फाइनेंस कमीशन का एक अवार्ड है कि फेडरल गवर्नमेंट जब टैक्सेस इकट्ठे कर लेती है तो फिर उसने सूबों को उनका हिस्सा देना होता है, प्रोविंसेस को। पंजाब को पंजाब का हिस्सा देना है, बलूचिस्तान को बलूचिस्तान का, और सिंध को सिंध का, KP को KP के का। ठीक है, तो अब उसका मेयार क्या है, उसका सबसे बड़ा जो उसका पैरामीटर है वो पॉपुलेशन होती है, कि सूबे की आबादी को देखा जाता है। ठीक है, पहले तो सिर्फ पॉपुलेशन हुआ करती थी, फिर दोबारा NFC अवार्ड जब नए आए तो उसमें पॉपुलेशन के साथ साथ उस सूबे की बैकवर्डनेस को भी डाल दिया गया, एक दो और छोटे छोटे फैक्टर्स डाल दिए गए, लेकिन अभी भी 82% जो वेटेज दी जाती है वो पॉपुलेशन को दी जाती है। तो इस हिसाब से पंजाब का शेयर सबसे ज़्यादा बनता है। ठीक है, जो सूबा जितना बड़ा है उसको उतना ज़्यादा शेयर मिलेगा, तो उसको कहते हैं प्रोविंशियल शेयर। तो जब फेडरल गवर्नमेंट ने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए 7,909 अरब, तो उसमें से प्रोविंसेस को दे देगी 3,400 अरब। बाकी हमारे पास कितना बच जाएगा, ये चलते जाएं इस टेबल में साथ साथ। ठीक है, मैं कोई को यूज कर सकूं, 1 मिनट। हाँ जी, ये जो है ना, ये देखें, अच्छा ये देखें, ये इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को 7,909 आ गया, उसमें से प्रोविंशियल शेयर को निकाला तो ये बच गया 4,497। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस साइड पे अगर हम आ जाएं, अभी इस साइड को छोड़ दें, अब एक्सपेंडिचर वाली साइड पे आ जाएं। इंटरेस्ट पेमेंट्स आ गई आपकी 3,000 अरब, पेंशन आ गई 480, डिफेंस आ गया 1,370। इनकी आप परसेंटेज अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ट्रांसफर ग्रांट्स आ गई, ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स टू प्रोविंसेस, सब्सिडीज आ गई, रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ये सारे खर्चे हैं हमारे, करंट एक्सपेंडिचर हैं। प्रोविजन ऑफ कॉन्टीजेंसीज के किसी कोई चीज़ होगी और हमें ये खर्चा पड़ जाएगा जो उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा हो, उसको कहते हैं कंटीजेंसी। मतलब जो किसी इवेंट के होने ना होने पे डिपेंड कर रहा हो उसको कॉन्टीजेंसी कहते हैं। डिजास्टर इमरजेंसी या कोविड 100 अरब उसके लिए रखती है। प्रोविजन ऑफ पे एंड पेंशन 160 उसके लिए रखती है। तो ये सारे हमारे खर्चे आ गए। उसके बाद बी वाले आगे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सड़कें बनानी है, पुल बनाने हैं, डैम बनाने हैं, सारा कुछ। वो 964, मतलब देखें कि 7,500, ये 8,487 के बजट में हमने डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 900 रुपया रखा, 900 अरब रखा। ठीक है, तो ये कितनी छोटी सी परसेंटेज है। हालांकि डेवलपमेंट पे पैसा ज्यादा लगेगा तो मुल्क ज्यादा तरक्की करेगा। ठीक है, तो अच्छा अब देखें हमारे खर्चे कितने आ गए, 8,487, और हमारे पास यहाँ पे पैसे कितने हैं, 4,497। ये पूरा शॉर्टफॉल है, आधे आधा शॉर्टफॉल है हमारे पास। फिर हम क्या करते हैं, हम ये भी चीज देखते हैं कि हमें लगता है कि कुछ हमारे पास वो आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा उससे, सूबों से, उसको हम ऐड बैक कर लेते हैं। खैर वो उसकी पिक्चर आगे आएगी, वो ज्यादा आपको वहां से समझ आएगी। अभी आप यही देखें कि खर्चे इतने हैं और रिसीट्स इतनी हैं, तो बाकी फिर चीजें हमने
लोन से पूरी करनी है। नॉन बैंक बोरोइंग ये आ गई 1241, मतलब ये NSS क्या है, नेशनल सेविंग सेंटर में जो पैसे रखवा रहे हैं लोग, वहां से ये चीजें आ गई 1241। और बाहर की दुनिया से मतलब IMF से, बाकी मुल्कों से जो हम लेंगे तो 1246 अरब है, यहाँ से कुछ फाइनेंस हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि सूबों को जब हम 3400 अरब देंगे तो सूबों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस सारे को खर्च कर सकें। सूबे हमें कुछ ना कुछ वापस कर देंगे अमाउंट, उसको कहते हैं प्रोविंशियल सरप्लस। वो भी हमारा वापस आ गया और एक तरह से उसने हमारे सपोर्ट कर दिया हमें। और फिर बैंक बोरोइंग्स आ गई 681। और हमने ये देखा कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम जाते हैं, छोटे मोटे जो लॉस मेकिंग हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनको अगर हम प्राइवेटाइज कर देते हैं तो हमारा 252 वहां से भी आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मिला के फिर हम यहाँ तक पहुंचे हैं 8487 कि मतलब हमने सारा साल खर्चा कैसे करना है। रेवेन्यू सीट्स ये हैं, बाकी ये कुछ यहाँ से पकड़ लेंगे, कुछ यहाँ से पकड़ लेंगे, कुछ यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे। तो ये कर करा के हम इस तरह से अपना बजट पूरा करते हैं। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू अगेन एक्सप्लेन कर दें, ये सवाल आया जी। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो है जो टैक्स से हट के है। एक तो टैक्सेस है ना, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, FED वगैरह, जो FBR लगाता है। दूसरे कुछ गवर्नमेंट को वैसे भी आमदनी आ रही होती है, ठीक है, जैसा कि गवर्नमेंट 3G 4G लाइसेंसेस को ऑक्शन करती है, वहां से पैसे आ जाते हैं। गवर्नमेंट स्टेट बैंक का जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट को मिल जाता है। तो ये वो चीजें हैं जो टैक्सेस के अलावा गवर्नमेंट की आमदनी है। ठीक है, तो उसको हम नॉन टैक्स कहते हैं। मोबाइल सेट की लेवीज हैं वो आ जाती हैं। ठीक है सर, NSS स्टैंड्स फॉर नेशनल सेविंग सेंटर। हाँ, NIC फी, पासपोर्ट फी, बिल्कुल। गवर्नमेंट बहुत सारे सर्विसेज की मद में आपसे फी भी ले रही होती है। ये भी एक अच्छी मिसाल ऐड की बिलाल ने। ठीक है, काफी सारे चीजों के आपसे जो फी चार्ज कर रही होती है वो भी टैक्स तो नहीं है ना, वो तो फी है, तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाती है। तो इसकी पूरी डिटेल है, कोई 20-25 आइटम्स हैं, अभी शायद हमें नजर भी आ जाए। ये आपको समझ आ गया, ये जो एक प्राइमरी आपको चीज समझाना चाह रहा था, ये चीज समझ आ गई। चलें, ठीक है, एक ही है, हाँ चलें, दो आ गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। अब अब बजट का जब आप डॉक्यूमेंट देखेंगे ना, जो मैंने आपको कल भेजा भी था ग्रुप में, बजट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो उसमें हर चीज को खोल खोल के बयान किया हुआ है कि क्या चीज है, मतलब टेबल से वो भरा पड़ा है। तो जिस किसी ने वो अंडरस्टैंड करना है वो भी आप उसको हल्का फुल्का देख लें, थोड़ी आगे जाके देख लें कि उसमें क्या क्या उसने फर्दर किया हुआ है। मतलब वट एवर यू नीड, जितनी एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं वो सारी उसी डॉक्यूमेंट में उसने बताई हुई है। अच्छा, ये भी एक तरह का एक कंपैरेटिव बजट है, 20 से 21 का और 21 से 22 का, दोनों को कंपेयर किया हुआ है। मतलब वही चीजें हैं, एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है। तो ये एनोटेशन में तो सारा पक्का ही हो गया काम। इसको मैं फिर ना दोबारा चलाता हूँ, दोबारा शेयर करता हूँ। तो बजट की चलें, दैट्स गुड कि आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर बच्चे को, क्योंकि फिजिकल पॉलिसी हमारा टॉपिक है, तो उसका हमें समझ होनी चाहिए। नेट लैंडिंग का भी आगे आ जाएगा बजट के डॉक्यूमेंट में, हम वो देख लेते हैं। अच्छा, ये कंपैरेटिव एक बताया हुआ है जी। ठीक है, उन्होंने 2021 से 20 का और 21 से 22 का और 20 से 21 का, तब क्या बजट था, क्या चीज़ कितनी परसेंटेज थी। आप अब अगर देखें तो 21 से 22 को अगर हम देखें अपने इस साल को, तो ये परसेंटेजेस वाला कॉलम है, दूसरा कॉलम जो है ना ये वाला, इसमें आप देखें हमारी जो रिसीट्स हैं उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू 25% है और टैक्स रेवेन्यू 75% है। उसमें भी अब हम फर्दर अगर देखें तो हमारी टोटल ग्रॉस रेवेन्यू में 46% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, 46%, और डायरेक्ट टैक्सेस 28% है। अच्छा, ये फिगर्स मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये फिगर्स तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। देखें, एक अच्छे एनालिसिस के लिए
आपका एनालिसिस सपोर्टेड बाय फैक्ट्स होना चाहिए, ठीक है। आपने अगर किसी चीज़ को एनालाइज करना है, मेरी आवाज़ थोड़ी सी शायद कम हो गई हो, आपने अगर किसी चीज़ को एनालाइज करना है तो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, कोई एविडेंस होगी तो आप करेंगे ना। अब आपको ये फिगर से क्या अंदाज़ा लगा कि हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे डायरेक्ट टैक्सेस कम हैं, और जब आपने कोई सजेशन देनी होगी तो आप कहेंगे कि हमें अपने रेवेन्यू मिक्स में हम अपने डायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा बढ़ाना है, ठीक है। आपका क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये कितनी फिगर है, इसकी ये फिगर कितनी है। वो चीज़ों को, सवालों को इस अंदाज में देगा कि आपने थोड़ा सा उसमें अपना एनालिसिस पेश करना होगा। तो इन चीज़ों को आपने प्रॉपरली परसेंटेजेस फॉर्म में अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया होगा, एनालाइज किया होगा, तभी आप उसका एनालिसिस कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए हम इस पर थोड़ा सा देख रहे हैं। आगे आप आ जाएं जी, कैपिटल सीट्स, तो ये हर चीज़ की परसेंटेज दी हुई है। डिफेंस की परसेंटेज अगर आप देखें नीचे आके एक्सपेंसेस में, तो 16% जो है डिफेंस पे जा रहा है हमारा, ठीक है। और 64% बाकी चीज़ें हैं, और 8% अभी इसमें इंटरेस्ट वाला नहीं है, तो वो भी हम देख लेते हैं आगे, ठीक है। डिफेंस में हमारा 16% जा रहा है, तो चलें आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी एक अच्छी, डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा होने चाहिए इनडायरेक्ट से, हाँ जी बिल्कुल कुदूस ऐसे ही है। ये अगर ऊपर से आप शुरू हों तो इसको आप समझना शुरू करें कि एफबीआई रेवेन्यू 5.82 ट्रिलियन आ गई, अदर रेवेन्यू 2.08 ट्रिलियन आ गई, मिल मिला के ये ग्रॉस रेवेन्यू 7.909 ट्रिलियन बन गई, ठीक है। इसमें से सूबों का निकल गया 3.4 ट्रिलियन, नेट रेवेन्यू 4.47 बची 49। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि कोई आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हम लोग डिस्कनेक्टेड हुए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम दोबारा से बहाल हो गए हैं, ठीक है। तो नेट के इशू जैसे आपको आते हैं, यहाँ पे भी आ जाते हैं, तो मैंने जल्दी से उसको मोबाइल डाटा पे शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो ठीक है, बहाल हो गया जी। आप, मुझे उम्मीद है आप सुन सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलें ठीक है जी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वो पिक्चर हम पिक्चर में आप एक दिखा रहा था, अब पता नहीं आपने कहाँ तक सुनी है, तो चले मैं दोबारा ही इस पे बात कर लेता हूँ। ये वही चीज़ है जो हमने अभी उस चार्ट में समझी है कि हमारी एफबीआई रेवेन्यू ये 5.8 है, नॉन टैक्स इतनी है, ग्रॉस इतनी हो गई, प्रोविंसेस को 3.4 चला गया, नेट इतनी बची। अब एक्सपेंडिचर हमारे पास 8.48 ट्रिलियन है, तो फेडरल बजट का डेफिसिट 3.9 बना, 3.9। लेकिन हम इसमें प्रोविंशियल सरप्लस को ऐड बैक कर लेते हैं, हम समझते हैं कि ये हमारा डेफिसिट, वैसे तो हमें लग रहा है कि हमारी रेवेन्यू 4.49 है और एक्सपेंडिचर 8.48 है, तो खर्चे में से आमदनी माइनस करके हमें डेफिसिट निकाल लेना चाहिए। लेकिन हम उसमें प्रोविंशियल सरप्लस को भी ऐड बैक करते हैं। प्रोविंशियल सरप्लस क्या है कि सूबों से हमें इतना पैसा वापस आ जाएगा, वो नॉर्मली आ जाता होता है फेडरेशन में भी, और फेडरेशन में और पंजाब में एक ही गवर्नमेंट बैठी होती है, तो कोई और दे ना दे, पंजाब कुछ हिस्सा वापस दे देता है, ठीक है। तो वो एड बैक होके आपका अल्टीमेट बजट डेफिसिट निकला है 3.42 ट्रिलियन। तो 2021 और 22 का अगर डेफिसिट पूछा जाए तो वो इतना आपका 3.42 का डेफिसिट बजट है। अब इस 3.42 को हमने कहीं ना कहीं से पूरा तो करना है। वो कहाँ से करना है, वो भी मैंने पहले आपको बताया है कि वो आप मुल्क के अंदर से लोन ले सकते हैं, बाहर से लोन ले सकते हैं, फाइनेंसिंग के जरिए आपने पूरा करना है, ठीक है। तो आप देखें जितना, एक चीज, अब एक और एनालिसिस यहाँ पे करें कि जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा उतने ज्यादा आपको लोन्स लेने पड़ेंगे। मतलब फिस्कल डेफिसिट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर नेशनल डेट। एक लिंक समझ आया कि फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा, खर्चा तो चलाना है, मुल्क को तो चलाना है, तो अगर फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो लोन्स कम लेने पड़ेंगे, अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा तो लोन ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद योर नेशनल डेट। हमारा नेशनल डेट तो मेरे हाल में कोई बहुत ज़्यादा पहुंचा हुआ है, मेरे ख्याल में 40,000 अरब तक पहुंचा हुआ है, ट्रिलियन, 40 ट्रिलियन तक पहुंचा हुआ है, 39 ट्रिलियन तक आई थिंक। तो एग्जैक्ट फिगर मेरे जहन में नहीं है, किसी को पता तो शेयर कर दे। सर, ये फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस को कहता है आपने पूरा खर्च नहीं करना है। देखें, ये एक ना, प्रोविंसेस की इतनी कैपेसिटी नहीं है प्रोविंसेस को, ये जबकि 18th अमेंडमेंट आई है तो प्रोविंसेस को काफ़ी सारा वो महकमे डिवॉल्व हो गए, उनके नीचे अंडर चले गए, तो
प्रोविंसेस की कह लें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उनको पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं, खर्च वो पूरे कर नहीं पाते। और फेडरेशन के पास अब मतलब फेडरेशन अगर इनफॉर्मली बात करें तो फेडरेशन को इतना पसंद नहीं है ये 18th अमेंडमेंट वाला काम, क्योंकि सारे फंड्स तो प्रोविंसेस ले गए हैं। फेडरेशन के पास खुद फिर बचता नहीं, इन्होंने फिर वो डिफेंस के भी अखराजात हैं, डेट रीपेमेंट्स हैं, मतलब ये चीज़ें तो इनके ज़िम्मे है ना, इन्होंने भी मुल्क चलाना है। तो प्रोविंस वो फिर ये भी देखा जाता है कि प्रोविंसेस जब खर्च ही नहीं कर पाते तो पैसे उन्होंने क्या करने हैं। तो ये एक चलता रहता है, कुछ सुबह कहते तो नहीं, एक एक प्रैक्टिस चली आ रही है, कहते भी होंगे अब सियासी ताकत के ऐवानों में क्या क्या होता है वो अब हमें तो नहीं पता इतना। तो ये चलता आ रहा है इस तरह से निज़ाम जो है ना। अच्छा, प्रोविंसेस जो है ना कुछ चीज़ों के टैक्स प्रोविंसेस को देती हैं कि ये चीज़ें आपके पास हैं, इनके टैक्सेस आप ले लो, लेकिन कुछ चीज़ों के टैक्सेस हमने अपने पास ही रखने हैं। हमने फेडरेशन को भी तो चलाना है ना, मतलब हमने इनकम टैक्स नहीं दिया उनको प्रोविंसेस को, हमने सेल्स टैक्स ऑन गुड्स नहीं दिया। प्रोविंसेस ने रौला डाला कि हमें वो दे दें, बल्कि काफ़ी पुराना ये दे दिया हुआ है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। अब ये जो सर्विसेज पर टैक्स लगता है सेल्स टैक्स, जैसा कि होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो पंजाब में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है PRA, वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज इकट्ठा करती है। तो सेल्स टैक्स जो सर्विसेज पे है वो सूबों के पास चला गया हुआ है। इस तरह और एक्साइज का टैक्स है वो भी सूबों के पास है। तो काफ़ी सारे टैक्स हमने सूबों को दे दिए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें फेडरेशन ने अपने हाथ में रखी हैं कि भाई इकट्ठा ये हम करेंगे, बाद में इनमें से आपको हिस्सा दे देंगे। ठीक है, फेडरेशन एक चाहती है ना कि फेडरेशन भी स्ट्रांग रहे, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स इतने पावरफुल ना हो जाए कि फेडरेशन वीक हो जाए। तो ये बस ये भी एक तरीकाकार है सियासत का, चलता है ऐसे, मुल्क ऐसे ही चलते हैं। अच्छा, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आपके काम आएगी। स्लाइड्स में मैंने जी काफ़ी मटेरियल डाल दी है ताकि वो जो मटेरियल का शिकवा होता है आपका वो ना रहे। काफ़ी चीज़ों को काफ़ी डिफरेंट अंदाज से एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें अगर आप देखें ये पाई चार्ट्स बनाए हैं कि फंड्स कहाँ से आने हैं और उनको खर्च कैसे किया जाना है। ठीक है, तो ये भी एक समझाने वाली इसमें बात कोई नहीं। करंट एक्सपेंडिचर की अगर हम डिटेल देखना चाहें तो हमारी डेट रिपेमेंट्स हैं, मार्कअप पेमेंट्स हैं, वो कितनी है 3000। पेंशन है हमारी 480 मिलियन, यानी कि डिफेंस अफेयर्स हैं, ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स हैं, सब्सिडीज, पेंशंस, रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट, ये सारे खर्चों की डिटेल है। ठीक है, खर्चों की डिटेल को अगर आप परसेंटेज में देखना चाहें वो भी आप देख सकते हैं। मार्कअप पेमेंट्स आपके जो हैं, कहाँ गया जी, हाँ, मार्कअप पेमेंट्स आपकी 3000 बन रही हैं 59। अच्छा, 8 कितने का बजट है ये, 8400 का, 3059। हाँ, ये बेसिकली ये परसेंटेजेस हैं करंट की। करंट एक्सपेंडिचर को अगर टोटल किया जाए सिर्फ करंट को, तो उनमें देखा जाए किस किस की कितनी परसेंटेज है। तो सिर्फ करंट एक्सपेंडिचर में से देखें, एक करंट थे, एक डेवलपमेंट थे, डेवलपमेंट को भी साइड पे कर दें। करंट को देखा जाए कि करंट में से मार्कअप पेमेंट्स कितनी है, वो 41% है। पेंशन वो कितनी है, गवर्नमेंट को चलाने के अखराजात सिर्फ 6% है, सब्सिडीज 9% है, ग्रांट्स एंड ट्रांसफर 16% है, डिफेंस 18% है, पे एंड पेंशन 8% है। ठीक है, तो ये भी एक है रिप्रेजेंटेशन। ये भी अगेन 21 और 22 का मवाजना आ गया। ब्रेकअप है करंट एक्सपेंडिचर का, यहाँ 21 से 22 होना चाहिए वैसे। सब्सिडीज की डिटेल है, कहाँ कहाँ पे सब्सिडीज जाती हैं, पेट्रोलियम में, यूटिलिटी स्टोर्स में मेनली जाती हैं, पावर सेक्टर में जाती हैं बिजली के बिलों पे। ठीक है, टैक्स रिसीट्स की डिटेल है, डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आता है। मैं आपको कह रहा था ना कि अभी परेशान नहीं होना, सारी चीजें आगे आएंगी, मतलब इस बजट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स है, वर्कर्स वेलफेयर फंड है, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है। ये बेसिकली कुछ फंड्स होते हैं जो कंपनीज मेंटेन करती हैं, तो उन पे भी उन्होंने टैक्स देना होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम ड्यूटीज हैं, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज। ये भी एक ये मेरे साथ क्या आया जो ऊपर, वॉइस इशू आपके एंड पे होगा, इधर से तो कोई नहीं है। आमिर अच्छा, लेवीज में देखें, नॉन टैक्स रेवेन्यू जी काफी सवाल आ रहा था। नॉन टैक्स में आपके लेवीज एंड फी है, मोबाइल हैंडसेट्स लेवी, फी कलेक्टेड बाय इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन,
एयरपोर्ट की फ़ी है, फिर 3G 4G लाइसेंसेस की फ़ी है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो चार्ज करती हैं पैसे वो है, और डिविडेंड्स हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उन पर जो प्रॉफिट आ रहा है, फिर SVP का प्रॉफिट भी आ गया, फिर जो मुख्तलिफ जगहों से आपकी रिसीट्स आती हैं, रिसीट से मुराद के गवर्नमेंट ने फ़ी रखी होती है चीज़ों की। मिसलेनियस में आप देख लें, रॉयल्टी आ गई, मतलब लंबी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप इसमें से हर चीज़ को समझें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। हमने एनालिसिस के लिहाज से चीज़ों को देखना है, और मोटी मोटी जो बजट की मेन फिगर्स है ना, जो सबसे पहली स्लाइड थी ये वाली, इसकी फिगर्स को आप थोड़ा सी याद कर सकते हैं कि टैक्स रेवेन्यू कितनी है, नॉन टैक्स कितनी है, टोटल बजट कितने का है, डेफिसिट कितना है। ठीक है, ये हमारी मिस हो गई थी, इसको भी देख लीजिएगा, मैंने समझा ही दिया सारा कुछ। ठीक है, कि फिजिकल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस पे मेरी एक वीडियो भी है, यूट्यूब पे पड़ी है, हाउ अवैस आफ्ताब बट लिखेंगे ना तो उसमें चैनल आ जाता है मेरा। ज्यादातर उसमें CSS रिलेटेड मटेरियल पड़ा है, लेकिन कुछ ये वन पेपर MCQ से रिलेटेड भी चीजें पड़ी हैं। तो फिर